परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। और वो लोग होते हैं खामोश अक्सर, वो लोग होते हैं खामोश अक्सर, जिनके ज़माने में हुनर बोलते हैं। हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो अपनों का ख्याल रखते रहें और जो एग्ज़ाम आने वाला है उसका भी ख्याल रखते रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो आज हमारी जो प्रैक्टिस सेट की हिंदी की दूसरी क्लास है, हिंदी की दूसरी क्लास है, और सीडीपी की भी 2 क्लास हो चुकी हैं प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो हिंदी की आज दूसरी क्लास है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और देखना कितने तुम्हारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। जितने भी सही होंगे, जितने गलत होंगे, उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि अगली क्लास में, आने वाली क्लासों में तुम्हारे अकॉर्डिंग ही, तुम्हारी तैयारी के अकॉर्डिंग, तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग ही अगली क्लासों में क्वेश्चन लाए जाएंगे। तो बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाने की कोशिश की जा रही है, जिनकी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं एग्जाम में आने की। तो शुरू करते हैं आज का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, प्रैक्टिस सेट की जो क्लास आज हम शुरू कर रहे हैं। तो उसमें देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो शुरू करते हैं। इतने ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखते रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कहता है कि हिंदी के स्पर्शीय व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ग के जो वर्ण होते हैं उनको क्या कहते हैं? जो स्पर्शीय व्यंजन होता है, 25 व्यंजन जिसमें 25 वर्ण होते हैं, जिसमें उसमें जो दूसरा और जो चौथा, 5 वर्ग होते हैं ना, उसमें दूसरा और जो चौथा वर्ग है उनके वर्ण जितने भी होते हैं, दूसरे वर्ग के वर्ण और चौथे वर्ग के वर्ण जितने भी होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? वही तुमसे पूछा गया है। तो क्या कहा जाता है बताओ जल्दी से जरा। अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है, बताओ। महाप्राण कहा जाता है, या घोष व्यंजन कहा जाता है, या फिर अघोष व्यंजन कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कुछ पता है? बताओ जल्दी, क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होता है महाप्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। कैसे कहा जाता है देखते हैं अगली स्लाइड में, अगले में देखेंगे। ये देखो अगली स्लाइड में है, इसमें सब कुछ दिया गया है। कितने जो हमारे होते हैं, 25 होते हैं जो स्पर्शीय व्यंजन होते हैं। इसको वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वर्गीय व्यंजन? इधर से गिनो 5, इधर से गिनो 5, 5 का वर्ग जब तुम करोगे कितना होता है? 5 पंजे 25। तो इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इसको देखने में, इधर से ऐसे इस तरह से देखने में क्या है, एक वर्ग दिखता है, हमें वर्ग दिखता है, तो इसलिए वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब जो हमारा क्वेश्चन था उस पर आते हैं। इसमें देखो पहला, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और 5वां वर्ग, ये 5 वर्ग हैं हमारे। तो इसमें कहा गया, सवाल में क्या कहा गया था? 5 वर्ग के जो दूसरा वर्ग है और जो चौथा वर्ग है, दूसरा और जो चौथा वर्ग है उसके जितने भी वर्ण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है क्या? महाप्राण वर्ण कहा जाता है। क्या? महाप्राण। खा, छा, ठा, था और फा। ठीक है, 5 हो गए। घा, झा, ड़ा और धा और भा, ये कितने हो गए? 10 होते हैं कितने? महाप्राण। कौन से? महाप्राण। ठीक है, याद रहेगा। बाकी कितने हैं? अल्प प्राण। बाकी हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब जिनमें कम वायु निकलती है हमारे उच्चारण करने में, और जो महाप्राण होते हैं जिनमें अधिक वायु निकलती है उच्चारण करने में। इनका उच्चारण करके देखो, खा, खा मतलब ज्यादा निकल रही है। का और खा, का और खा दोनों में अंतर है ना। का में कम हमारी वायु निकल रही है मुंह से उच्चारण करने में, और जब हम खा का उच्चारण करेंगे तो उसमें हमारी ज्यादा वायु निकल रही है, अधिक वायु। महाप्राण, प्राण मतलब वायु और महा अधिक वायु। अल्प प्राण, अल्प मतलब कम और प्राण मतलब वायु। ठीक है, तो यही इसका मतलब होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है?
भारत के अंदर सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ये बताओ जरा। इसको तो बता ही दोगे यार। तो इसका जो हमारा आंसर होने वाला है संस्कृत होने वाला है ना। बताओ जल्दी, संस्कृत हो गया ना, संस्कृत को लगा दें। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो होगा हिंदी। हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा सवाल था। अगला सवाल है, तीसरा सवाल है हमारा कि जो भाषा होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यही पूछा गया है इसमें। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाषा की, बताओ। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण, अक्षर क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है हमारी ऑप्शन नंबर डी, वर्ण या अक्षर। ठीक है, सबसे छोटी इकाई ये होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। मतलब भाषाओं में भी परिवार होते हैं ना, तो वो कौन से परिवार की भाषा है हिंदी हमारी, यही पूछा गया है। तो कौन से परिवार की भाषा है हमारी हिंदी, ये है हमारी कौन सी, बताओ जल्दी। भारोपीय, द्रविड़ या ऑस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती, कौन सी है बताओ जल्दी। तो ये हमारी जो हिंदी भाषा है वो है भारोपीय परिवार की। कौन सी, भारोपीय परिवार की। भारत और यूरोप से जो बना हुआ परिवार है उसकी भाषा है भारोपीय परिवार। ठीक है, आगे चलते हैं। ये याद करने वाले सवाल हैं, इनमें समझने का कुछ नहीं है। समझने वाला पहला सवाल था, उसको समझाया गया, बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, ये याद करने के सवाल हैं, फैक्चुअल सवाल होते हैं ये। आगे देखते हैं, अगला सवाल है पांचवा सवाल कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे हुआ है। अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से, किससे हुआ है, जल्दी बताओ। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है, बताओ। लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत क्या होती हैं, इसको कमेंट करके बताना। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में, चलो दोनों में अंतर बताना, दोनों का जो काल है वो बता देना। ठीक है, दोनों का काल वो बता देना। अंतर मैं बता रहा हूं, जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत जो होती है हमारी, ये होती है वेदों में जो लिखी होती है। कौन सी, वेदों वाली संस्कृत। ठीक है, और जो लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत होती है हमारी जो किताबों में होती है, जिसको हम पढ़ते हैं, वो लौकिक संस्कृत होती है। ठीक है, और इनका काल कौन कौन सा है, कौन सा किस काल में थी, उसका काल तुम कमेंट करके बताना। और इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा लौकिक संस्कृत, यानी कि हिंदी भाषा का जन्म लौकिक संस्कृत से हुआ है। वैसे तो ऑप्शन में तुम्हें कहाँ क्या मिलेगा, संस्कृत ही मिलेगा। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, संस्कृत से हुआ है। लेकिन अगर लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत जहां दे दिया तो वहां तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैंने ये लिखा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है कि हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। कौन सा वो रूप है हिंदी भाषा का जिसको मानक रूप में या मानक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, कौन सा है बताओ। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी हिंदी या फिर दक्षिणी हिंदी, इनमें कौन सा होने वाला है, बताओ जल्दी से, जरा जल्दी बताओ कौन सा होगा। तो इसमें जो हमारा आंसर होने वाला है वो होगा खड़ी हिंदी। कौन सा, खड़ी हिंदी। खड़ी हिंदी यानी खड़ी बोली जो है उसी को मानक हिंदी या मानक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं कि चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है, वो बताना है। तो कौन सा है बताओ। तो इसका कौन सा होगा, विषमीकरण, समीकरण या फिर विपर्य या आगमन, आगम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा हमारा बी, क्या, समीकरण। समीकरण का उदाहरण होता है ये चक्र का चक्का होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। अब यहां से बदलने शुरू हुए हैं, अभी तक भाषा से सवाल थे, कुछ पांच सवाल लगभग भाषा से थे, अब आगे थोड़े उच्चारण स्थान से 2-4 सवाल हैं, फिर इसी तरह से बदलते रहेंगे। संधि से हैं, समास से हैं, कई सारे सवाल हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो ठीक है, आगे देखो इसमें क्या है, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होने वाला है। तो पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा बताओ। दंत है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है या फिर कंठ है, तो क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ओष्ठ हो जाएगा। क्या होगा, ओष्ठ हो जाएगा। पा ध्वनि कहाँ से, पा जो वर्ण है वो कहाँ से बोला जाता है, पा, पा।
ये है ना, जब हमारे होठ लगते हैं, होठ बंद होते हैं, पा, होठों से हमारा ये उच्चारण होता है, इसलिए इसको ओष्ठ बोला जाता है। ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान होता है। अगर तुमसे कहने लगे व कौन सा है, व ये वाला, तो ये होता है दंत ओष्ठ व। जब ये हमारा निचला निचला होठ और ऊपर के दांत लगते हैं, बंद होते हैं, तो वहां से हमारा व की ध्वनि निकलती है, व का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, इसको कहते हैं दंतोष्ठ। आगे देखते हैं, इसमें एक और बताओगे, ज जो आगत वर्ण होते हैं ये वाले, ज और फ, इनका उच्चारण स्थान एक है, वो मुझे बता देना। ठीक है, अगर तुम तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, और ये क्लास यूपी के हर एग्जाम के लिए उपयोगी होती है, जिसमें हिंदी आती है तुम्हारी, आरओ है, वीडियो होता है, यूपी पुलिस है, यूपी एसआई है, और वीडियो का या फिर टेट के तो सारे ही एग्जाम जितने भी हैं सभी में आती है। अभी केवीएस का एग्जाम है, उसमें ये सवाल आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो बताना है इसको, जा और फा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। देखते हैं कितनी तैयारी है तुम्हारी। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। यहां हमारा सवाल आता है अर्धस्वर क्या है, अर्धस्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है, यानी कि इन ऑप्शन में तुम्हें छांट के बताना है कि अर्धस्वर है क्या। ठीक है, इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें अर्धस्वर है। ठीक है, बताओ जल्दी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसी को अर्धस्वर बोलते हैं, या और वा को अर्धस्वर बोला जाता है। याद रखना है, इस चीज को भी याद करने की चीज है। आगे देखते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की शा ध्वनि का उच्चारण स्थान इसमें पूछा गया है, लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया है। कैसे, हिंदी की शा ध्वनि है क्वेश्चन मार्क, इसमें पूछना क्या चाह रहा है कि हिंदी की जो शा ध्वनि है, शा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, वो पूछा गया है। अब तो बता दोगे, क्वेश्चन आसान हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, तालव्य। क्या होगा, तालव्य। ठीक है, आगे चलते हैं। आसान सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं, याद करने वाले सवाल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आ गया है। 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब 10 क्वेश्चन में तुम्हारे कितने सही हुए, कितने गलत हुए, वो देखो। ठीक है, और सारे नोट करते रहो, सभी नोट करते रहो कि तुम्हारे कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। इससे क्या है, तुम्हारी जो तैयारी का लेवल है उसका तुम्हें पता चलेगा कि कितना तुम तैयार हो आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि ये क्लास हर एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाली है, हर एग्जाम के लिए। यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं, छोटा बड़ा, सब में हिंदी, यूपी के हर एग्जाम में हिंदी आती है मोस्टली। ठीक है, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, चाहे वो एआरओ हो, आरओ हो, यूपीएसआई हो या टेट हो, कोई भी हो, सभी में आती है। ठीक है, तो जितने तुम्हारे सही हुए उनको नोट करते रहो। और अभी 10 क्वेश्चन हो गए हैं, 10 में तुम्हारा कितना स्कोर है, अभी 10 बाकी हैं, यहां से नया शुरू होता है 11वां क्वेश्चन। ठीक है, तो और जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछली क्लासेस जरूर देखें। अभी ये संधि शुरू हुई है, संधि बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाई गई है। ठीक है, क्लासेस देख लेना, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दोगे, क्योंकि क्लास में कितना मजा आ रहा है, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो तुम्हें दिख रहे होंगे, कितनी मेहनत से बनाए गए हैं वो भी दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है। वो क्या कहता है कि ऋग्वेद के सही संधि विच्छेद क्या है, ऋग्वेद के सही संधि विच्छेद क्या है वो बताने हैं। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, जल्दी बताओ। तुम्हारे हिसाब से क्या होने वाला है इसका आंसर, जल्दी बताओ। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो सी हो जाएगा। क्या होगा, सी, ऋक प्लस वेद। ऋक प्लस वेद, जो का है वो का का मेल जब व्यंजन से होगा, का का मेल व्यंजन से होगा, तो का अपने ही वर्ग के यानी कि का वर्ग जो होता है अपने ही वर्ग के तीसरे में, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि का, ख, ग, घा और, ठीक है,
तो पहला कौन सा है? का, खा, और तीसरा ये है गा। तो का परिवर्तन कहां होगा? गा में हो जाएगा। अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग के वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो तीसरा वर्ण कौन सा है? तीसरा वर्ग कौन सा है? गा वाला। तो गा में परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? धनुष टंकार। धनुष टंकार में संधि विच्छेद क्या है? धनुष टंकार। अब क्या है ये धनुष टंकार? जरा तोड़ो इसको। ठीक है, तोड़ो। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। लगा दें, लगा दें ऑप्शन डी। बोलो, जल्दी बोलो, ऑप्शन डी लगा दें। नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हम ए लगाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य शा में हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? हमसे पूछो रहा, क्या कह रहा है? पूछो, पूछो रहा, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता रहता है। तो यह कह रहा है कि मनोहर में संधि होगी। मनोहर में क्या संधि होगी, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो कौन सी संधि होगी मनोहर में? कौन सी संधि होने वाली है? मनोहर में कौन सी संधि होने वाली है? मनः प्लस हर। तो क्या संधि दिख रही है तुम्हें इसमें? बताओ, क्या संधि दिख रही है? ये संधि दिख रही है मुझे। तो जो दिख रही है वो तुम्हारा पता नहीं क्या दिखेगी तुम्हें। मुझे तो ये संधि दिख रही है जो कि मुझे यहाँ दिख रही है। ये कितना घूम घूम का आया। ओहो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विसर्ग संधि हमें दिख रही है। ठीक है, तो विसर्ग संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है, वो समास से आ गया है। अब समास में उसने क्या पूछा है? देखो कितना घुमा करके पूछा है तुमसे। बहुत छोटा सा आंसर है, बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन घुमाया कितना गया है। देखो, जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का, दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं, यह पूछा गया। कितना घुमाया है। सीधा सीधा इसका आंसर क्या है? इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा होने वाला है? ये है इसका आंसर। ठीक है, कौन सा है? ये इसका आंसर है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में ही विशेषता देखी जाती है, विशेषण होता है कर्मधारय समास में। बहुब्रीहि समास में क्या है? बहुब्रीहि समास में किसी अन्य की प्रधानता देखने को मिलती है। द्वंद्व समास में एक दूसरे में द्वंद्वता का भाव होता है। कैसे? ना प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही प्रधान होते हैं। इसमें दोनों ही प्रधान होते हैं। क्या? जब एक घर में दो मुखिया होते हैं तो वहां क्या है? वहां दोनों में द्वंद्व होता है। द्वंद्व यानी कि टकराव होता है आपस में। कोई कहता है, मतलब एक कहता है कि मैं अपनी बात मनवाऊंगा, दूसरा कहता है मैं अपनी बात मनवाऊंगा। यानी कि लोग मेरे घर के पीछे वाले मुझे फॉलो करें, दूसरा जो प्रधान है वो कहे कि मुझे फॉलो करें। दोनों में आपस में द्वंद्वता होती है। द्विगु समास ये संख्यावाची होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राजमहल में कौन सा समास है? राजमहल में कौन सा समास है बताओ। आसान सा सवाल है, सबसे आसान आज का यही सवाल मुझे लग रहा है। तो इसको तुम तुरंत बता दोगे कि तत्पुरुष समास है। ठीक है, राजा का महल। इसमें इसे तोड़ोगे तुम तो क्या होगा? राजा का महल, राजा का महल। ठीक है, अब राजा का महल है। अब तत्पुरुष समास में कौन सा तत्पुरुष है वो बताना तुम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या? 16 क्वेश्चन है, 16 नंबर का, कि निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जो सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, ये पूछना चाहता है। ठीक है, निम्न में सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है वो बताना है हमें। तो कौन सा होगा? लड़का, घोड़ा, प्राण, वधु। तो इनमें जो है ये लड़का का लड़कों हो जाता है, या लड़के, लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़ों और वधु का वधुएं, और आएगा हमारा प्राण का प्राण ही होगा। प्राण अच्छे हैं, प्राण निकल गए, प्राण हैं,
तो इसमें क्या है, ये अभी सदा बहुवचन में ही होते, प्राण जो है वो सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चले, आगे देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है को शब्द जो है वो किस कारक का चिन्ह है। को शब्द किस कारक का चिन्ह है वो बताना है हमें। कौन सा, अधिकरण कारक होगा, करण कारक होगा, या कर्म कारक होगा, या फिर अपादान कारक होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा को, मतलब सी, या कर्म कारक। कर्म का होता है को, कर्म कारक का को चिन्ह होता है, और अधिकरण का में या पर। ठीक है, में या पर ये इसके चिन्ह होते हैं। उपकरण के से या के द्वारा, से या के द्वारा। ठीक है, कर्म और कर्म कारक का होगा को, और अपादान का जो होता है, अपादान का होता है से या पृथक, अलग होना। ठीक है, पृथक, प्रथम नहीं पृथक, ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। अभी मैंने बता दिया है तुम्हें, ठीक है, वो तो बता ही दिया है। कौन सा, में या पर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पीछे बता दिया था मैंने, अभी ये लिख के बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, वो क्या कहता है, निम्न में से कौन सा शब्द रूढ़ है। रूढ़ शब्द कौन सा है वो बताना है। यानी कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका और अधिक खंडन या और अधिक तोड़े नहीं जा सकते। ठीक है, वो रूढ़ शब्द होते हैं। तो इसमें कौन सा है, समतल है, वाचनालय है, विद्यालय है, या पशु है, कौन सा है। ऐसा कौन सा तुम्हें शब्द इनमें दिख रहा है जिसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, ऐसा कौन सा शब्द तुम्हें दिख रहा है इनमें, बताओ जरा कौन सा है। तो इनमें हमारा शब्द दिख रहा है हमें पशु, पशु को और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देख। ठीक है, निम्न में से कौन सी सघोष और महाप्राण ध्वनि है। इनमें से कौन सी ऐसी ध्वनि है जो सघोष भी है और महाप्राण भी है, वो कौन सी ध्वनि है। ये तुम्हारा क्या है, HW है, HW। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब एंड ज्वाइन शिक्षा एम्पायर फैमिली। तो अपने परिवार से जुड़ें, जो नए बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने परिवार से जुड़ना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास तक पहुंचती रहें। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी कमेंट करके बता देना। ठीक है, उससे क्या है, आगे को देखा जाएगा, कुछ कमी है ज़रूर बताना, आगे को ठीक की जाएगी उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इन क्लासों को शेयर करते रहो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर, बाय।